2024 यानी एक ऐसा साल जो राजनीति का रोलर कोस्टर रहा। रोलर कोस्टर समझते हैं ना आप? वो झूला जो जितनी तेजी से नीचे की तरफ जाता है उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ भी उठता है। और राजनीति के इस रोलर कोस्टर साल के चैंपियन रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार भारत जितने बड़े और अनेकता वाले देश का प्रधानमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। और सीटों की संख्या को लेकर जब विरोधियों ने सोचा कि सरकार बचाए रखने के लिए वो बैकफुट पर ही खेलेंगे, उन्होंने विधानसभा चुनावों में जीत के साथ सबको गलत साबित कर दिया। तो साल भर अलग अलग नेताओं के परफॉर्मेंस के आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैन ऑफ द ईयर लगातार 10वें साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बावन साल से जो कोई ना कर सका वो कर दिखाया। ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। आजादी के 77 साल में जो अब तक केवल 3 प्रधानमंत्री ही कर पाए थे, वो करिश्मा दिखाया। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to this army without fear or favor. मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। जो 23 साल से लगातार निर्वाचित सरकार के मुखिया रहे, वो 2024 के भी चैंपियन बनकर उभरे हैं। नरेंद्र मोदी, मैन ऑफ द ईयर। अगले 2 दशक मिस्टर मोदी के थे वहां पर, और 1 दशक से ज्यादा हो गया वो यहाँ पर आप देख रही हैं। तो समाज की समझ, समाज के अंतर विभेदों की समझ, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति और प्रशासन पर जबरदस्त पकड़, ये मोदी को मोदी बनाती है। जिस तरह से किसी मिशन मोड में काम करते हैं वो उनको जीत की तरफ ले जाता है। ये वनडे कोई प्रोग्राम नहीं है और मोदी मोदी के नारे लगा देने से कोई नहीं जीतता। जीतने के लिए एक कमिटमेंट हो, एक मिशन मोड हो और कंटिन्यूटी हो, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी, ये कमिटमेंट। ये दोनों चीजें जब होती है तब आप वहां पर पहुंचते हैं। ये साल राजनीतिक तौर पर बेहद मुश्किल साल रहा है, जो श्री राम मंदिर के उद्घाटन से शुरू हुआ। 2024 के चुनावों में बीजेपी के 400 पार के अतिआत्म विश्वास से गुजरा। 3 लोकसभा चुनावों में पहली बार बहुमत से पीछे बीजेपी को रुकते हुए देखा, पर सहयोगियों के साथ तीसरी बार लगातार एनडीए सरकार ने। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के
विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सफल चुनावों के साथ लोकतंत्र की जीत देखी। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू का शानदार कमबैक देखा। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय देखी। तो झारखंड में बीजेपी की अप्रत्याशित हार। पर महाराष्ट्र में दमदार जीत के साथ बीजेपी के लिए 2024 में अंत भला तो सब भला का भाव देखा। देश के चुनावों में दबदबे के साथ पीएम मोदी का इंटरनेशनल जलवा भी रहा। हिंदुस्तान से यहाँ आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। लोकसभा चुनावों का साल होने के साथ साथ 2024 भारत के क्रिकेट में विश्व विजय का साल भी था। Cricket World Cup Champions 2024। ओलंपिक की तमाम मायूसी के बावजूद पहली बार एक भारतीय खिलाड़ी के लिए 2 मेडल का साल था। नमस्ते सर। नमस्ते, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर वापसी का साल था और भारत की राजनीति का एक बेहद निर्णायक साल रहा। भारत जैसे विशाल देश में लगातार तीसरी बार सरकार बना पाना, अलग अलग राज्यों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग भाषा बोलने वालों में एक नेता का 10 साल के शासन के बाद फिर सत्ता में लौट कर आना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हुआ। 2024 गवाह बना नए इतिहास का जब मोदी 3.0 का आरंभ हुआ। लेकिन साल की शुरुआत में जो जीत स्वाभाविक लग रही थी, वो चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते बहुत संघर्षपूर्ण हो गई। साल 2024 में मोदी की उपलब्धि कई कारणों से बढ़ी। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार चौबीस में 400। पूरा देश कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अपनी बार एनडीए सरकार अब 400 पार ये नारा नहीं है, संकल्प बन गया है। ये इस साल सबसे पॉपुलर नारा था। अगर नतीजे में तब्दील हो जाता तो इतिहास का सबसे सुपरहिट नारा हो जाता। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया, इसी के इर्द गिर्द चुनावी विश्लेषण शुरू हो गया था। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप महसूस नहीं करते हैं कभी। पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया, एक बहुत बड़े मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो गए थे कि 400 कैसे हो जाएगा, और आज भी वही मुद्दा है, वही चर्चा है। अपना टारगेट रिवाइज आप करें। परिवार वाले लोग हैं, आपके संतान है। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है
तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, जहां तक जिम्मेवारी, ये लीडरशिप का कर्तव्य है जी। आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है, नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं, मेरी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरने का था, लेकिन विपक्ष के लिए ये चेतावनी बन गया और संविधान से लेकर आरक्षण तक पर विपक्ष ने ऐसी मुहिम छेड़ी कि बीजेपी 3 चुनावों में पहली बार बहुमत हासिल नहीं कर पाई। फिर भी जनता ने 240 सीटों के साथ सबसे अधिक भरोसा बीजेपी पर ही दिखाया। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 99 सीटें ही मिली। 10 साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर का डर और एकजुट विपक्ष के साथ ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मुमकिन हुआ तो केवल मोदी नाम के कारण। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। 2024 गवाह रहेगा उस मौके का जब 1962 के बाद देश ने अपने प्रधानमंत्री पर तीसरी बार भरोसा किया। I, जवाहरलाल नेहरू, do solemnly affirm। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 टर्म हासिल किए थे। उस दौर की स्थिरता और आज की प्रतिद्वंद्विता देखें तो इस कारनामे की जटिलता साफ समझ आएगी। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक 23 साल हो गए हैं और वो लगातार एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर आसीन रहे हैं। पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री के तौर पर और अब देश के लगातार तीसरी बार चुने गए दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर। 2024 में मोदी 3.0 के साथ कीर्तिमान की झड़ी लग गई थी और इसीलिए नरेंद्र मोदी हैं 2024 के मैन ऑफ द ईयर। लोकसभा के साथ हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उड़ीसा में उलटफेर किया। 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की बीजेडी को सत्ता से बेदखल करते हुए बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें जीत ली। अरुणाचल प्रदेश चुनावों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। प्रदेश की 60 सीटों में बीजेपी ने 46 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए पार्टनर टीडीपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर आंध्र के सीएम बन गए। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु आप सोचेंगे कि 400 का लक्ष्य रखकर 240 सीटें ही हासिल कर पाना भला कौन सी उपलब्धि है, क्योंकि अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली पार्टी तो अब सहयोगियों की मोहताज हो गई।
अब याद कीजिए कैसे हर तरफ यही चर्चा रही कि नीतीश और नायडू की बैसाखियों के बिना बीजेपी की सरकार चल ही नहीं सकती। यह दावा किया गया कि अब सरकार कोई भी कड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। यह भी कहा गया कि बीजेपी को अब अपने सहयोगियों को उनके मन के मंत्रालय भी देने होंगे। पर हुआ क्या? मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. हुआ ये कि नरेंद्र मोदी ने अधिकांश मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालय ही दिए ताकि विभागों के काम में कंटिन्यूटी रहे और सभी प्रमुख मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहे। साथियों को सम्मान मिला, पर कुछ ऐसा नहीं मिला जो ये दिखाता कि मोदी दबाव में है। यहां तक कि विरोधी दलों ने नीतीश और नायडू पर कभी ताने कसे, कभी प्रलोभन दिया, पर सरकार सामान्य चलती रही। शायद ये भी मोदी की नेतृत्व क्षमता का ही नतीजा था। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद बीजेपी के घटते वर्चस्व की चर्चा आम रही। फैसलों की धार गुम होने का दावा किया गया। विपक्ष 240 के आंकड़े को बार बार उठाता रहा। 400 पार का नारा बार बार याद दिलाता रहा। लोगों ने बड़ा विश्वास जताया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि सबकी जिंदगियां बदल देंगे। पर हुआ क्या? कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। श्री राहुल गांधी सर पर थे हरियाणा चुनाव। कांग्रेस अति उत्साहित थी। पूरे जोश से पार्टी चुनाव प्रचार में लगी रही। बड़े नेता मुख्यमंत्री पद हासिल करने की हसरत पालने लगे। पर जब नतीजा आया तो हरियाणा सबको हैरान कर गया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल कर ली। मुख्यमंत्री फिर से नायब सिंह सैनी बने। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। और जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बंधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। इन चुनावों के समानांतर जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हुए। इन चुनावों का होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। जम्मू कश्मीर की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में वोट डाला। यहां जीत ओमर अब्दुल्ला की हुई और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। विधानसभा के नतीजों ने अब तक विपक्ष के नैरेटिव पर पानी तो फेरा था। पर साल के अंतिम चुनावों के नतीजों ने उस नैरेटिव पर हथौड़ा चला दिया। नरेंद्र मोदी ने जमकर महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार किया। झारखंड में तो हेमंत सोरेन की वापसी हुई, पर महाराष्ट्र की एकतरफा जीत ने 2024 के जाते जाते ये साबित कर दिया क्यों ये साल नरेंद्र मोदी के नाम रहा। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार
तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साल के मध्य तक जहां आकलन ये होने लगा था कि मोदी नाम का जादू फीका पड़ रहा है, साल के जाते जाते नजरिया ही बदल गया।